वेलकम टू आकार अकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका टाइटल है गेय विधाएं एवं उनका क्रमिक विकास। गेय विधाएं जो हमारे गीत प्रकार हैं उन्हीं से संबंधित है। तो आज हम जिस गीत प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका टाइटल है प्रबंध। दोस्तों, प्रबंध एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो प्रबंध प्राचीन काल में हम जैसे सभी जानते हैं जाति गायन प्रचलित था, उसी प्रकार से पूर्व मध्य काल में प्रबंध गायन प्रचलित था। प्रबंध गायन के कारण ही पूर्व मध्य काल को हम प्रबंध काल भी कहते हैं। तो प्रबंध का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना। वह रचना जो किसी ताल में बद्ध हो, वह नियमों में बद्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध। तो सबसे पहले हम प्रबंध का इतिहास जानते हैं कि प्रबंध का प्रारंभ कहाँ से हुआ। भारत में नाट्य शास्त्र में नृत्य संबंधी अध्याय हम सभी जानते हैं 28 से लेकर 33 अध्याय तक जो है वह संगीत से संबंधित है, और जो नाट्य शास्त्र का चौथा अध्याय है उसमें नृत्य के बारे में बताया गया है। तो नृत्य अध्याय के अंतर्गत प्रबंध का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत ने दो प्रकार के प्रबंध माने थे। पहला था ध्रुव, दूसरा था गीत। इनका वर्णन किया है। तो भारत में कितने प्रबंध माने हैं? दो, ध्रुव और गीत। उसके बाद आते हैं मतक। मतक ने अपनी पुस्तक रघुदेशी में 49 मतलब 49 देशी प्रबंधों का वर्णन किया है। उसके बाद आते हैं शारंगदेव। शारंगदेव ने 75 प्रबंध माने हैं, जिन्हें उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है सूर प्रबंध, जो 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध सूर व सालक सूर। शुद्ध सूर में के भी और सब प्रकार होते हैं छोटे छोटे, जिसमें एला, करण, ढेकी, नर्तनी, झोबर, लंबक, रासक, एक ताली। तो इनकी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपसे पूछा जाता है शुद्ध प्रबंधों के अंदर कितने प्रकार के और प्रबंध होते हैं, तो वो होते हैं 8 प्रकार के, जिनके नाम है एला, करण, ढेकी, नर्तनी, झोबक, लंबक, रासक, एक ताली। उसके बाद आता है सालक सूर प्रबंध। ये भी इसके भी कुछ प्रकार है, ध्रुव, मठ, प्रतिमठ, निसारू, अड़ताल, रास, इत्यादि। तो ये 7 थे। सूर प्रबंध 2 प्रकार थे, शुद्ध सूर और सालक सूर। शुद्ध प्रकार के भी सब टॉपिक थे, जिसमें 8 थी जिनकी संख्या, और सालक सूर की संख्या कितनी थी? 7, जिनका यहाँ पे हमने नाम दे रखा है। सिर्फ इनका नाम ही याद रख लिया जाए तो ये अच्छा होता है। एक अन्य प्रकार में बताया जाता है मिश्र सूर, पर ये जगह सर्वमान्य नहीं है, पर एक जानकारी के तौर पर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, जिनकी संख्या 28 मानी गई थी। उसके बाद दूसरा वर्ग आता है आलिक्रम प्रबंध। ये होता है जिनके प्रकार कितने माने गए थे? 28। और उसके बाद होता है विप्रकीर्ण प्रबंध। इसके 36 प्रकार माने गए थे। जो सूर प्रबंध था ये पूर्वाग्रह से संबंधित था, मतलब प्राचीन काल में जो धारणाएं आती थी उससे संबंधित ही विस्तार इसके अंतर्गत दिखाया जाता था। और जो विप्रकरण था ये स्वतंत्र था, वैशिष्ट से इम्पोर्टेंट था, मतलब इसमें स्वतंत्र रचनाएं, जैसे पूर्वाग्रह का कुछ अनुमानित था, उस समय वर्तमान काल में जो स्वरूप था उसी के अनुसार ये गाया जाता था। और इन दोनों का जो मिश्रित रूप था या बीच का रूप था वह आलिक्रम प्रबंध के अंतर्गत आता है। प्रबंध का मतलब चीज या बंदिश से ही है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बंदिश के बारे में जो वर्तमान में बंदिश के रूप में प्रचलित है, उसी को मध्यकाल में प्रबंध के रूप में व्यक्त किया जाता था, और उसमें किस किस चीजों को हाईलाइट किया जाता था, उसी सभी पर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है, ये हो गया। उसके बाद प्रबंध में कितनी धातु होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितनी जातियां होती है, उसका वर्णन इस प्रकार है। प्रबंध वह रचना है जिसमें 4 धातु, 6 अंग और 5 जातियां होती है, धातुओं के अनुसार, धातुओं की संख्या के अनुसार। तो धातु में सबसे पहले आता है उद्रा। जब भी हम प्रबंध गाते हैं तो सबसे पहले उद्रा गाया जाता है। उसके बाद नद्रो हमारे वर्तमान में स्थायी के समान है, मेलापक व अभू, ये इसके 4 धातु है। धातु में सबसे सर्वप्रथम पहले क्या गाया जाता है? उद्रा। उद्रा के बाद गाया जाता है मेलापक, और उसके बाद आता है ध्रुव, उसके बाद आता है अभू। क्योंकि उद्रा और ध्रुव को मिलाने वाला जो अंग होता है उसका नाम मेलापक कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, क्रम से रखा जाता है उद्रा, ध्रुव, मेलापक और अभू, निम्न में से
द्वितीय अंग कौन सा है, तो द्वितीय अंग पूछा जाए तो इसमें मेलापक आएगा, और सबसे प्रारंभ अंग पूछा जाए तो उद्ग्रह है। तो ये हो गए इसके धातु। अब चलते हैं इसके अंग। इसके 6 अंग माने गए हैं, स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा। विरुद्ध, विरुद्ध के अंतर्गत जो नायक होता है उसके संदर्भ, नायक देवी देवता संदर्भ, जो भी नाटक में पात्र है वो किस कुल का है, किसके वंशज कौन थे, किनका वो ना वंश परंपरा के अंतर्गत वो किस परंपरा में से आता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे श्री राम है तो वो किस कुल के थे, तो उनके बारे में वो सूर्यवंशी थे। उनका संदर्भ दिया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन जो दिया जाता है, नायक का संदर्भ या इंट्रो जो दिया जाता है उसको हम विरुद्ध के अंदर रखते हैं पद। नायक के जो गुण होता है, उनका शौर्य की गणना, वो बहुत बलशाली है, गुणवान है, वो सब पद के अंदर आता है। तेनक, तेनक के अंदर ओम तत् सत इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। आहा, तथास्तु, ये जो शब्द है ये सब आते थे तेनक के अंदर। पाठ, पाठ के अंदर ताल के जो बोल थे वह जो रुद्र वीणा शंख के साथ बजाए जाते थे उनको पाठ के अंदर क्या कहते थे, ताल। समय की जो गति थी उसे नापने के लिए ताल वर्ड यूज किया है, ये ताल है। तो इसके हम 6 अंग जान चुके हैं। यहाँ पे इसके 6 अंग है, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ व ताल। उसके बाद आती है जाति। ये जो अंग दे रखे हैं इनके अंगों के अनुसार यहाँ पे जाति बताई निश्चित की गई है। अगर जिसमें सिर्फ 5 ही अंगों का प्रयोग हो रहा है तो उसे मेदिनी जाति कहते थे। जिसमें 6 अंगों का प्रयोग हो रहा है उससे हम मेदिनी जाति कहते थे। जिसमें 4 अंगों का प्रयोग और 5 अंगों का प्रयोग हो रहा है, ये मैंने अंग लिख दिए हैं यहाँ पर। जिनमें 6 अंगों का प्रयोग होता है वह मेदिनी कहलाती है, जिसमें 5 अंगों का प्रयोग होता है वह आनंदी जाति कहलाती है, जिनमें 4 अंगों का प्रयोग होता है वह दीपनी, और भावनी में 3 और तारावली में 2। तो इनके अंगों की संख्या के अनुसार इसकी जातियां निश्चित की गई है। जिनमें 6 अंगों का प्रयोग होता है, ये स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल, तो मेदिनी कहलाती है। जिनमें 5 अंगों का प्रयोग होता है वह आनंदी, जिसमें 4 अंगों का प्रयोग होता है दीपनी, जिसमें 3 अंगों का प्रयोग होता है वह भावनी कहलाती है, और जिसमें 2 अंगों का प्रयोग होता है वह तारावली कहलाती है। अब एक और चीज आती है कि ना, आपने सुना होगा कि ये जो 4 धातु हैं, इन 4 धातुओं के अनुसार भी ना कुछ भेद किए गए, जैसे चतुर्थ धातु, त्रिश धातु और द्विधातु भी कहा गया है। तो चतुर्थ धातु में जिसमें चारों धातुओं का प्रयोग हो, त्रिश धातु के अंदर क्या होता है, मेलापक का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसे त्रिश जाति होता है। और जो द्विधातु होता है उसके अंदर सिर्फ उद्ग्रह और ध्रुव ये 2 स्थायी भाग होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक और चीज। उद्ग्रह उसे कहते हैं जिससे हम आरंभ करते हैं, गायन प्रबंध गायन आरंभ किया जाता है, उसे उद्ग्रह कहा जाता है। ध्रुव उसे कहा जाता है, जैसे वर्तमान में हमारा जो स्थायी है उसे ध्रुव कहा जाता है। मेलापक, उद्ग्रह व ध्रुव को जोड़ने वाले अंग को मेलापक कहा जाता है। और जहाँ ये संपूर्ण क्रिया समाप्त हो जाती है, जो एंडिंग वाला पोर्शन होता है, इसे अभोग कहा जाता है। तो ये पूरा हमारा प्रबंध की धातु अंग व जाति का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं शारंगदेव। शारंगदेव ने ये ना प्रबंध के बारे में इस तरह से विस्तार किया है कि सबसे पहले गीत बने। गीत मतलब रंजक स्वर समुदाय, जो रंजक स्वर समुदाय थे उसके 2 भाग किए उन्होंने, एक गीत दूसरा गान। गान के अंदर धातु के जो नियम थे, कितने धातुओं को मिलाकर हमने रचनाएं की उसको रखा गया। उसके लिए उन्होंने 2 पार्ट किए, एक गांधार जिसे हम मार्गी संगीत कहते हैं, दूसरा गान जिसे हम देशी संगीत कहते हैं। गान के फिर 2 पार्ट हुए, निबद्ध तथा अनिबद्ध। जो ताल में बांधा गया उसे निबद्ध गान कहा गया, जो ताल रहित रहा उसे अनिबद्ध गान गया। ताल से युक्त जो गान था उसके अंतर्गत प्रबंध, वस्तु व रूपक इनका बारे में बताया गया, और अनिबद्ध के अंतर्गत आलापी, रागालाप इत्यादि को रखा गया। तो हम प्रबंध के बारे में पूरी चर्चा इस पूरे चैप्टर में कर चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी वस्तु किसे कहते हैं। जो हम सभी जानते हैं कि जो नाट्य शास्त्र और नाट्य पर लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत यहाँ संगीत का समावेश किया गया, तो उसी के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या थी, वस्तु। मैं आपको बताऊंगी, हाँ वस्तु, रचना, जिसमें वस्तु का मतलब होता था रचना, रचना जिसमें धातु और अंगों का मिश्रण होता था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रबंध है, प्रबंध के अंदर 4 धातु ये अंग होते हैं, सबके मिश्रण से एक पूरा जो संपूर्ण बनता है उसे प्रबंध कहा जाता है। पर जो इनके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इसके लिए जो यूज होता है उसके लिए हम वस्तु यूज सकते हैं। जो रचना है वो वस्तु कहलाती है, और जो उसका संपूर्ण भाग है
वह प्रबंध कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्थायी, अंतराल, संचारी, भगु, ये सब अंग है छोटे छोटे, तो उसी प्रकार ये वस्तु के अंतर्गत रखे जाएंगे। और जैसे संपूर्ण रूप से गाया जाएगा तो ये प्रबंध कहला जाएगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा वस्तु और रूपक। रूपक इसमें नाटकीय तत्वों को विशेष महत्व दिया जाता था, इसका प्रयोग भी नाटक में होता था। तो ये आज हमने जो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कहीं ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको मोटे रूप से समझना बहुत ही जरूरी है। मैं एक बार फिर इसका रिकैप करना चाहूंगी कि ये क्या हमने इसमें पढ़ा है। प्रबंध, मध्यकालीन रचनाएं, मध्यकाल में प्रबंध गायन चलता था, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, भरत ने दो प्रकार के प्रबंध माने हैं, गीत और ध्रुव। और उसके बाद जो बृहदेशी में उसमें 49 प्रबंधों का उल्लेख है। शारंगदेव ने 75 प्रबंध माने हैं, जिन्हें उसने 3 वर्गों में बांटा है, सूर प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध और विप्रकरण प्रबंध। सूर प्रबंध के अन्य फिर 2 भाग है, जिसके अंतर्गत है शुद्ध सूर में सालक सूर। शुद्ध सूर के 8 भाग हैं, छोटे उपभाग, और सालक सूर के 7 भाग है, जिनके नाम यहाँ पे मेंशन है, एला, करण, ढेकी, नर्तकी, जोबक, लंबक, रासक, एकताली। और ये है ध्रुव, सालक सूर के ध्रुव, भट्ट, प्रतिभट्ट, निसारू, अड़ताल, रास, एकताली। उसके बाद आते हैं प्रबंध के धातु, अंग व जाति। इसके 4 धातु होते हैं, उद्रा, ध्रुव, मेलापक, अभोग। पहला होता है उद्रा और अंतिम होता है अभोग। उसके बाद होते हैं अंग, स्वर, द्रुत, पद, तेनक, पाठ, ताल। जाति होती है मेदनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी, तारानी। उसके बाद प्रबंध, वस्तु, रूपक, ये इसके 3 भाग माने जाते हैं जो निबंध गायन के अंतर्गत आते हैं। वस्तु का मतलब रचना से होता है जो जिसमें धातु और अंगों का मिश्रण किया जाता है और जब से प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है तो वह प्रबंध कहलाता है। उसके बाद आता है रूपक। रूपक में नाटकीय तत्वों का अधिक समावेश होता है, उसका प्रयोग भी नाटक में किया जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको करना करिए। मैं आपसे कुछ इससे संबंधित प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अगर आपको उनके आंसर्स आते हो, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी जानकारी आप तक किस लेवल तक पहुंची और मुझे किन किन पक्षों पर और कार्य करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।